हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम लेकर के आए हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन की बात हम कर रहे हैं। मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम लेकर के आए हैं यूनिट वेक्टर। आजकल हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मोशन इन ए प्लेन। किसी भी तल में गति को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी के तहत हम सबसे पहले हमने कहा कि वेक्टर्स हम लोग क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आगे की चीजें जो उसमें आने वाली है वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है। सपोज कोई एक वेक्टर है, सपोज ए कोई वेक्टर है, ठीक। सपोज अगर हम इसको ले लें एग्जांपल 3i कैप प्लस 5j कैप, अगर कोई एक वेक्टर है, ठीक है। तो इस वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का, ठीक है। कोई भी वेक्टर है उसको वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, अब जैसे यहां पे अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या होगा। यूनिट वेक्टर जो होगा यहां पे वो होगा 3i प्लस 5j अपॉन मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं, इन दोनों जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनका हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा 3i प्लस 5j कैप बटे ये होगा 9 और 25, 25 और 9 34 अंडर रूट 34, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो ये होगा हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो हमारी हो जाती है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। उसकी कोई इकाई, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की क्या है, हैज नो यूनिट। यूनिट यहां पे ये यूनिट जो है ये मात्रक, मतलब कि उसको मापने का कोई पैमाना नहीं होता है। और ये यूनिट वेक्टर इकाई वेक्टर की बात है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ जो होता है हमारा यूनिट वेक्टर आई होता है, ठीक। ये सपोज आई, और इधर की तरफ जे से इंडिकेट करते हैं और इस तरफ के से इंडिकेट करते हैं, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हो गए। इस तरीके से इसको इंडिकेट किया जाता है। यूनिट वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर का निकालना हो तो उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमें यूनिट वेक्टर इंडिकेट करना हो, कहीं लिखना हो, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आई कैप, जे के वाई के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे कैप और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में के कैप। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर,
कोई भी वेक्टर दिया हो उसके कंपोनेंट्स अगर हमको निकालने हो, ठीक है, तो आप देखिए सिंपली आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि जैसे अगर किसी किसी रस्सी से अगर हम कोई छोटी जैसे बच्चों की गाड़ी होती है अगर उसको खींचते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये फोर्स जो लगता है वो इस डायरेक्शन में, सपोज अगर कोई बच्चा है और ये कोई गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी को धागे से बांध करके अगर वो खींचता है तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, ऐसे कुछ रस्सी से खींचेगा तो ये डायरेक्शन हो गई। बट एक्चुअल में क्या है, ये गाड़ी के में जो फोर्स लग रहा है वो दो तरफ लग रहा है, ठीक है, एक इसका एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन पेपर में अगर वो गति करती है तो जैसे इधर जा रही है, ठीक है, तो फोर्स लगा इधर भाग रही है, ऐसे ऐसे जाएगी यहाँ, तो इधर जाने का मतलब ये है कि वो ऊपर की तरफ भी जा रही है और वो आगे की तरफ भी बढ़ रही है, दो तरफ उसकी मोशन हो गई, टू डायमेंशनल मोशन हो गई उसकी। एक इस पथ पे अगर चलेगी, इस रास्ते पर अगर चलेगी, यहाँ से कोई पत्थर फेंका जाए तो इस रास्ते पर अगर चलेगा तो वो दो तरह की डिस्टेंस कवर करेगा। कौन? एक तो इस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ऊपर, यहां तक क्या होगा, ऊपर भी जाएगा, फिर यहां से नीचे वो नीचे भी आएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो जो वेक्टर्स होते हैं उसके यहाँ पे हम कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ये कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कोई ओरिजिन है, ठीक है। यहां पे हमने कोई वेक्टर रिप्रेजेंट किया, सपोज वेक्टर ए है, ए से कोई वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब इस वेक्टर का एक्स में इसकी क्या प्रोजेक्शन है, इसकी एक्स पे क्या परछाई इसकी पड़ रही है और वाई एक्सिस पे इसकी क्या परछाई है, बस ये समझिए, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, यहां से ये सपोज हॉरिजॉन्टल से अगर ये यहां से हॉरिजॉन्टल मान ले, ये थीटा बनाता, ठीक, थीटा एंगल बनाता, ठीक है। अब यहां से आप देखो, यहां से हम अगर इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर निकालें तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब डालेंगे यहां से और एक लंब यानी परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन क्या हो गई, ये यहां से यहां तक। और अगर हम इसको ए एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रोजेक्शन को, हम ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ए एक्स से रिप्रेजेंट हमने कर दिया, ठीक। इसी तरीके से इस वेक्टर को अगर हम y पे इसकी परछाई या प्रोजेक्शन की बात अगर हम करें तो कुछ ऐसे इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पर बनेगी, ठीक, ये हो गया। यहां पे अगर ये प्रोजेक्शन ए वाई हो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये सी डी ई, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये कोई वेक्टर हमने लिया और उसको किसमें लिया, एक प्लेन में लिया, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हमने इंडिकेट किया, ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक। इस वेक्टर को एक्स पे इसकी प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन देखी और वाई एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन देखी, तो हमने ये पाया कि एक्स एक्सिस पर ए एक्स है इसकी प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस पर इसकी प्रोजेक्शन क्या है, ए वाई, ठीक। अब जब ये ए एक्स है तो ये भी डिस्टेंस ए एक्स ही होगी, यानी कि सी डी इज इक्वल टू ए एक्स, या यू लिख लीजिए ए एक्स इज इक्वल टू सी डी। जितना ये होगा उतना ही ये सी डी होगा। उसकी वजह ये है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। और जब पैरेलल जब होती है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा हर जगह बराबर होती है, तो अगर यहाँ की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ ए एक्स अगर है तो ये सी डी भी ए एक्स ही होगी। इसी तरीके से ए वाई जो होगा वो ई डी के बराबर होगा, ए वाई जो होगा ई डी के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आइए हम सबसे पहले निकालते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालते हैं।
तो कॉस थीटा आप जानते होंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे, CD, CD आधार है क्योंकि एंगल ये है, और कोण से सटा हुआ जो साइड होता है वो साइड क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। और कोण के सामने वाला साइड, जो कोण हम ले रहे हैं, जो एंगल हम ले रहे हैं, उसके फ्रंट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए CD क्या होगा, इसका बेस होगा, तो CD cos थीटा अगर हम निकालेंगे तो बेस बटे CD यानी CD बटे CE, बेस बटे हाइपोटेनस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहां पे आप देखिए CD की वैल्यू कितना है, CD की वैल्यू अभी हमने बताया AX है, AX, ठीक। CD की वैल्यू AX है और CE की वैल्यू कितना है, CE की जब हम वैल्यू लेंगे, सिर्फ वैल्यू उसके डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A यानी CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और मैग्नीट्यूड को सिंपली A भी लिखा जा सकता है, ठीक है। CE इज इक्वल टू A लिखा जा सकता है। तो यही हम करते हैं, यहाँ पे CE बटे AX बटे A कर देते हैं। ये है हमारी cos थीटा की वैल्यू, ठीक। अब यहां से आप देखिए AX इज इक्वल टू A cos थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये AX क्या निकल गया, ये वेक्टर A का एक कंपोनेंट है जो कि x डायरेक्शन में है, ठीक है। x डायरेक्शन में x जो हमारी एक्सिस है उस दिशा में इस वेक्टर A का कंपोनेंट हो गया। जो अभी हमने बताया बच्चा गाड़ी को जो खींचते हैं, जो रस्सी होती है, उस रस्सी पर दो तरह, एक तरीके से देखा जाए तो दो डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं उसका मान जो है, उस पे जो इस वेक्टर का मान है AX इज इक्वल टू A cos थीटा होगा, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम निकालते हैं साइन थीटा, ये हमारा निकल गया AX। इसी तरीके से अगर हम साइन थीटा निकाले इसी ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, ट्रायंगल, पिछला ट्रायंगल है ट्रायंगल CDE, इसी ट्रायंगल में हम ले रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर होता है इसमें, परपेंडिकुलर यानी कि ED बटे CE, ED बटे CE, ठीक। अब ED की जो वैल्यू है वो कितना होगी, इसकी लंबाई जो होगी वो AY के बराबर होगी, ठीक। AY बटे फिर वही हाइपोटेनस जो हो गया वो हमारा A हो गया। अभी हमने बताया है कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू जो हम लेंगे, डायरेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो सपोज इसकी वैल्यू मॉड A हो जाएगी, और मॉड A की वैल्यू आगे निकल के इतना हो जाएगी। तो यहां से साइन थीटा, अब यहां से हो गया हमारा AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, ये दूसरा कंपोनेंट निकल गया। यहां पे हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। एक A साइन थीटा और एक cos थीटा, ठीक। एक x एक्सिस की डायरेक्शन में है और एक y एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो रहा हमारे कंपोनेंट्स। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या हमेशा जो y एक्सिस का रहेगा वो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा, और जो x एक्सिस का रहेगा, x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या हमेशा cos थीटा के फॉर्म में रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे जो हमने एंगल लिया है वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल लिया है, ठीक है। अगर हम इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, आइए देखते हैं, इसी फिगर को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ये हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। इसी फिगर को हम चेंज कर दें, हमने ये लिया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये हमारा वेक्टर A है, ठीक है। वेक्टर A, अगर हम इसका एंगल ले यहां से, थीटा की वैल्यू यहां से ले, मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस से इसकी थीटा, इसकी वैल्यू ले एंगल की थीटा, तो उस केस में ये कहानी उलट जाएगी। आप देखिए कैसे, ये फिर ये प्रोजेक्शन हम लेते हैं, ठीक। यहां से प्रोजेक्शन लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे इसकी y एक्सिस की डायरेक्शन, ये सपोज AX है और इसकी तरह यहाँ पे
वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ए वाई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंगल इस बार क्या हुआ है कि एंगल ये वाला पिछली बार दिया था थीटा, ये एंगल दिया था थीटा, इस बार ये थीटा नहीं है बल्कि ये थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये ऊपर वाला थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है। अगर ऊपर वाला जैसे ये है हमारा कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ये अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है अगर, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। या अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 90 ही है, ठीक है। यही सेम कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी। अब उस केस में अगर हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालें, यानी cos 90 माइनस थीटा, आप देखिए जिसको हमने किया था C, इसको D और इसको E, ठीक है। फिगर में थोड़ा सा हमने चेंजिंग लाया। पिछले फिगर में हमने इस एंगल को थीटा माना था, अब की बार इसको थीटा ना मान करके इस एंगल को हमने थीटा माना, यानी वाई एक्सिस से हमने एंगल कैलकुलेट किया तो वहां पे हमने लिया थीटा, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब वो थीटा हो गया तो एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और जब 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा जब हम लेंगे, फिर वही कहानी क्या है, cos थीटा लेंगे बेस, यानी ए एक्स बटे ए, ये मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूस ए। यहां से अगर हम निकालेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए cos 90 माइनस थीटा, और आप जानते ही ये cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, तो इसलिए a sin थीटा हो जाएगा। इस बार देखिए, पिछली बार क्या था, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, इस बार ax इज इक्वल टू a sin थीटा। तो ये कभी कंफर्म मत मानिए कि कौन सा साइन एक्स एक्सिस की तरफ sin थीटा आएगा या एक्स एक्सिस की तरफ cos थीटा आएगा, इसका कुछ भी कंफर्म नहीं है। वो डिपेंड करता है एंगल किस तरफ दिया हुआ है। अगर एक्स एक्सिस से एंगल दिया हुआ तो एक्स की तरफ cos थीटा आएगा, अगर वाई एक्सिस की तरफ थीटा दिया हुआ है तो वाई एक्सिस की तरफ cos थीटा आएगा, यानी जिधर एंगल होगा उधर cos थीटा होगा, ठीक। और जिधर एंगल नहीं होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, साइन होगा। बस अभी तक तो हमने देखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब इसी में हम देखते हैं कि जैसे ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहां से कुछ नहीं करना है, इसको हम यहां पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे और यहां से इसका प्रोजेक्शन, ठीक, ए एक्स, और यहां से प्रोजेक्शन लेंगे ये ए वाई, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो निकाला था एक्स, क्या कहते हैं, ये जो वेक्टर ए है इसका एक्स कंपोनेंट एक्स साइड में ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमने दो कंपोनेंट्स निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम सीख लेते हैं कि जो हमने अभी एक कुछ स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था कि जैसे मैग्नीट्यूड जो निकालना होता है, जैसे 3i कैप प्लस 5j कैप, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने बताया था 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये फार्मूला जो होता है यहाँ से निकलता है। आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें ए के मैग्नीट्यूड की, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट ए वाई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से निकलता है। अब देखिए ये कैसे, ये जो अगर इसमें वेक्टर है, वेक्टर में अगर हम मॉड लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू ए हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो वेक्टर का मॉड अगर हम लेंगे इसका, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ए हो जाएगी, यानी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मूले से निकलेगा। अब इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं, देखिए कैसे। कुछ नहीं करना, ए एक्स की वैल्यू यहां से रखिए और ए वाई की वैल्यू रखिए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहां से आप राइट हैंड साइड लेकर के चलिए, आर एच एस इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, यहां से ax की वैल्यू जो होगी, यहां से रखिए a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां से आप देखिए ये a स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में था, ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का मतलब वही। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, ये आ गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो होता है किसी भी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए ये फार्मूला होता है a = अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, आई कैप के साथ जो उसका कोफिशिएंट लगा होता है उसको हम ax लेते हैं और j कैप के साथ जो रहता है वो ay लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, आई के साथ जो लगा है 3, उसका वो क्या हो गया ax के बराबर, और 5 के साथ जो लगा j कैप के साथ जो लगा हुआ है ये क्या हो गया, ये हमारा ay हो गया। तो इस तरीके से इस फार्मूले से निकालते हैं। अब इसका एंगल अगर ये बात की जाए कि ये किस डायरेक्शन में है, तो tan थीटा के हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर जो होता है ये ay वाला पोर्शन, ay ये परपेंडिकुलर और ये ax। ठीक है, तो ay बटे ax ये हो गया tan थीटा। यहां से थीटा = अगर हम बात करें tan इनवर्स ay बाई ax, ये हो गया एंगल। कितने एंगल पर कितनी डिग्री पर कोई भी वेक्टर है वो इस फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और उसका एंगल कितना होता है, ये सारी चीजें हमने बताई। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने बताया यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये 2 चीजें बताई, इसमें आगे के टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे। साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा वीडियो देखते रहिए और इसमें साथ ही साथ जो अगर कुछ आपको लगे कुछ कमियां हैं या कुछ और सुधार की जरूरत है या कुछ और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।